आप सुन रहे हैं मेरी 36 रानियां यतन के साथ ऑन यतन राइट्स। बेपनाह ख्वाहिशें, अनंत फरमाइशें, पूरी हो न हो पर जरूरी है नुमाइशें। सितारों का शहर हो या आसमानों का घर, देखनी सभी को है हर तरह की आजमाइशें। दोस्तों नमस्कार, मैं यतिन फिर से आया हूं लेकर यति लिखते हैं कि पेशकश और एक नया एपिसोड लेके फ्रॉम द सीरीज मेरी 36 रानियां। दोस्तों पिछले एपिसोड में जैसा कि हमने सुना और जाना कि समंथा का कोई अता पता नहीं चल रहा था, जैसे अचानक से सब गायब हो गया हो एक झटके में। अभी तो हम साथ जिंदगी बनाने की प्लानिंग कर रहे थे और अब वो मुंबई की बरसात में जैसे गायब हो गई। उसकी याद में आज भी मैं एल्विस प्रेस्ली, नील सदाका, डीप पर्पल और कोको जंबो जैसे कलाकारों के अंग्रेजी गाने सुनता रहता हूँ, जो मुझे समझ भी नहीं आते कि क्या गाया है, पर फिर भी सुनता रहता हूँ। मैं काफी उदास सा रहने लगा था। कोई अचानक आपकी जिंदगी से गायब हो जाए तो आपको खालीपन तो होगा ही। देवदास तो नहीं हुआ था, लेकिन उससे कुछ कम भी नहीं था। कभी किसी मंदिर के सामने से गुजरता तो ये सवाल मन ही मन भगवान से जरूर पूछ लेता कि हे प्रभु, आखिर करना क्या चाहते हो मालिक। मेरे स्कूल टाइम के कुछ दोस्त जो मुंबई के पास उल्लासनगर में रहते हैं। उल्लासनगर मोस्टली सिंधी कम्युनिटी से भरा हुआ शहर है। यहाँ आपको जीन्स के मैन्युफैक्चरर्स और एक्सपोर्टर्स हर जगह मिल जाएंगे और तरह तरह के चाट जैसे दाल पकवान, बटर पापड़ी, दही वड़े काफी टेस्टी होते हैं यहाँ पे। इस फ्लड की वजह से ये जो मेरे स्कूल फ्रेंड्स थे, ये किसी काम से दिल्ली में थे और वहीं फंसे रह गए। लगभग 10-15 दिन बाद वो अलग अलग जगह से होते हुए अपने घर उल्लासनगर पहुंचे। कुछ दिनों बाद हम मिले तो उन्होंने मुझे उदास देखा। रीजन पूछने पर जब मैंने उन्हें सब बताया तो उन्होंने एक सच्चे दोस्त की तरह पहले मेरा खूब मजाक उड़ाया और फिर मुझे लेकर पार्टी करने गए ताकि उन्होंने जो मेरी बेइज्जती की थी वो मैं भुला सकूं। ऐसे ही होते हैं दोस्त। इसके कुछ दिन बाद मैंने अपनी जॉब चेंज कर दी और फोर्ट यानी मुंबई सीएसटी में एक अंग्रेजों के जमाने की कंपनी ज्वाइन कर ली। क्योंकि मैं मशीनरीज एंड कंस्ट्रक्शन इंस्ट्रूमेंटेशन के सेल्स में था तो मैं ट्रैवल बहुत करता था, जैसे कभी पुणे, कभी नागपुर, कभी औरंगाबाद, कभी नासिक, तो कभी गोवा। ऐसे ही एक बार पुणे जाना था ऑफिस के किसी काम से। मैंने अपने उन्हीं दोस्तों को इस बारे में बताया तो उस दोस्त ने मुझे एक गिफ्ट दिया उसकी एक फ्रेंड को देने के लिए और उससे कनेक्ट करवाया। उसको ये बताया कि मेरा दोस्त आ रहा है, कुछ गिफ्ट भेजा है तेरे लिए। मैं पोस्टमैन की तरह समंथा की याद में डूबा हुआ उसके वो गिफ्ट यहाँ से वहां लेके निकल पड़ा। हालांकि मुझे इस मुद्दे में जरा भी इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन जब मैंने नाम सुना नताशा, मेरे कान खड़े हो गए। ये नताशा सच में एग्जिस्ट करती है? इसको कहां कहां नहीं ढूंढा मैंने। दरअसल ये नताशा मेरे दोस्तों को उनके दिल्ली से मुंबई की जर्नी के दौरान मिली थी। ये सारे एक ही बर्थ के आसपास ट्रैवल करके आए थे, इसलिए उनकी दोस्ती हो गई थी। पुणे पहुंचकर मैंने नताशा को कॉल किया और हमने पुणे में डेक्कन पे मिलने का डिसाइड किया। डेक्कन पे डेक्कन कॉर्नर एक जगह है जहाँ पे एक स्विचवर्ड नाम से बहुत ही बड़ा बुक स्टोर हुआ करता था। स्टोर क्या था एक्चुअली, 2 फ्लोर्स का बुक्स का मॉल ही था वो। उस दिन मुझे पुणे ही स्टे करना था तो मैंने सोचा था कि इसका पार्सल हैंडओवर करके मैं निकल लूंगा अपने होटल पे। नताशा आई तो उसकी एक फ्रेंड भी उसके साथ आई और जब मैंने अपना नाम बताया तो उसकी सहेली चौंक उठी क्योंकि उसका और मेरा सरनेम सेम ही था। अब मैंने जो सिर्फ एक चाय पी के आने का सोचा था, इस चक्कर में मैं नाश्ता करने भी बैठ गया। मेरे दोस्त ने जो गिफ्ट दिया था वो तो बैग में ही रह गया और मैं अपनी तरफ से कुछ चॉकलेट्स लेके आया था। सोचा कि लड़की से मिलना है तो खाली हाथ क्या मिले। मैं एंड नताशा की फ्रेंड रिया काफी बातें कर रहे थे तो नताशा ने कहा कि अगर तुम दोनों को चाहिए तो मैं चली जाती हूँ, आप बातें करो। उसको इस बात की जलन कि मैं नताशा का दोस्त रिया से क्यों ज्यादा बात कर रहा हूँ। औरत दोस्तों औरत। अब बातें करते करते हम इतने बह गए बातों में कि मैंने उन्हें सिर्फ चॉकलेट्स दिया और निकल लिया वहां से। जाते ही थोड़ी देर में नताशा का कॉल आया कि कुछ भूल गए क्या देने को। मुझे क्लिक हुआ, ओह नो,
जिस काम से आया था वो तो बैग में ही है, कल मिल के दे देता हूँ, नो वरी। एज अभी निकल गया हूँ और अबाउट टू रीच हड़प सर, मैं फ्री होके कॉल करता हूँ। अब मुझे काम वाइंड अप करके फ्री होने में शाम के लगभग 8 बज गए उस दिन। तो मैंने एक एसएमएस करके पूछा कि कैन आई कॉल यू, एक अच्छे बच्चे की तरह। रिटर्न में नताशा का कॉल ही आ गया, एज इफ वो इस बात का वेट ही कर रही हो। हमने 4-5 मिनट बातें की, उसमें से आधे वक्त यही जिक्र की रिया तुम्हारे बारे में पूछ रही थी, ऐसी है वैसी है, अच्छी लड़की है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फाइनली मुझे इरिटेट होके बोलना ही पड़ा, क्या रिया की प्रमोशन कर रहे हो आप कल से? आपने अपने बारे में बातें करो ना। ओह, मुझे लगा शायद तुम्हें उसमें ही इंटरेस्ट है। आखिर जात वाली जो है, एक भयंकर लेवल का टॉन्ट था उसके लहजे में। फिर तो आपका नाम भी किसी वेरी स्पेशल से सेम है, तो उस हिसाब से आप अपने बारे में ज्यादा बातें करना चाहिए। नताशा ने तपाक से पूछा, अच्छा किससे किससे? मैंने फिर कभी यार बोल के टाल दिया बात को। अब उन्हें क्या बताएं कि हम नताशा कहाँ कहाँ ढूंढ रहे थे। खैर, हमने कल मिलने का डिसाइड किया। मैंने पूछा कि कल अगर यू हैव टाइम तो मूवी देखने चलें, एज आई एम फ्री आफ्टर 3:30। हाँ, जा सकते हैं, रिया को भी लेके आती हूँ इफ यू डोंट माइंड। आई वॉज लाइक, वाई विल आई माइंड, आ जाओ आप लोग। अगले दिन जब वो आई तो अकेले ही आई। मैंने पूछा, रिया नहीं आई? तो बोलती है उसने आने से मना कर दिया। मैंने भी इस बात की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दिया और हमने सलाम नमस्ते मूवी का इवनिंग शो देखा, खाना वगैरह खाया और वो जो मेरे दोस्त ने उसको गिफ्ट दिया था वो उसको पकड़ाते हुए निकल गया वहां से। अभी मैं पुणे से मुंबई की रास्ते में ही था कि नताशा का एसएमएस आया, हे हैव यू रीच्ड? मैंने रिप्लाई कर दिया तुरंत ही, नो स्टिल ऑन द वे क्रॉसिंग लोनावला, बाय द वे थैंक्स फॉर द एफर्ट्स। इस पे फिर से तपक से मैंने रिप्लाई किया, इट्स कंप्लीटली माय प्लेजर मिस सुनते ही या पढ़ते ही कहें, उसने आंसर किया, यू कैन कॉल मी नताशा नॉट मिस। अब हम ये चैट कुछ देर तक खेलते रहे और तभी मोबाइल का नेटवर्क चला गया लोनावाला क्रॉस होने पे। लगभग 1 हफ्ते बीत गए लौट के। मैंने ये भी जानने की जरूरत नहीं समझी कि मेरे दोस्त ने उससे बात की या नहीं, या इसने उसको कुछ बताया या नहीं। एक दिन बात करते करते नताशा ने कहा कि मैं मुंबई आ रही हूँ कल। बदले में मैंने तुरंत जवाब दिया, मुंबई मध्ये आपला स्वागत आहे। दोस्तों, यहाँ पे इस कहानी में एक्चुअली कोशिश कोई और कर रहा है और फल किसी और को मिल रहा है। वो दरअसल मेरे दोस्तों ने अपनी बहुत ज्यादा तारीफ करने के लिए मुझे इतना ग्लोरीफाई कर दिया कि उसको लगा असली हीरो तो मैं ही हूँ, ये सब तो साइड एक्टर हैं। इसमें मेरी क्या गलती? हालांकि मेरा दोस्त आज भी मुझे गर्लफ्रेंड चोर के नाम से बुलाता है, पर क्या कर सकते हैं, क्योंकि उसका फाइनल ईयर एमबीए था तो उसे मुंबई में एक शेयर ट्रेडिंग ग्रुप में इंटरव्यू के लिए आना था। इंटरव्यू भी हो जाता और मिलना भी। मुंबई घूमने की ख्वाहिश जताई उसने मुझसे, क्योंकि उसका इंटरव्यू कोलाबा में था और गेटवे ऑफ इंडिया के काफी नजदीक था। तो हम गेटवे चले गए। वहां से फ्लो में समंदर के ऊपर चलने वाली बोट पकड़ के एलिफेंटा निकल गए। गेटवे से एलिफेंटा केव्स स्टीमर बोट चलती हैं और 1 घंटा लगता है सिर्फ एलिफेंटा केव्स पहुंचने में। असल में एलिफेंटा केव्स गेटवे ऑफ इंडिया से लगभग 11 किलोमीटर की दूरी पे एलिफेंटा आइलैंड पे बना हुआ शिव जी का एक बहुत ही सुंदर मंदिर है। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि वो मुझे घुमा रही थी या मैं उसे, क्योंकि जिस एक्साइटमेंट से और कॉन्फिडेंस से वो मेरे साथ चल रही थी वो किसी और कपल का कॉन्फिडेंस तोड़ने के लिए काफी था। यहाँ नताशा मुझसे करीबी बढ़ाने की कोशिश कर रही थी और वहां मैं अभी तक समंथा की गम में ईरानी कैफेज में बन मस्का खा रहा था। उस दिन इसके वजह से मैंने हर वो जगह फिर से देखा जहां हम मिला करते थे। मैंने नताशा को समंथा की बात बताई, जिस वजह से उसकी सिंपैथी भी मिलने लगी मुझे। अब अगर मैं कभी समंथा की बात करता तो नताशा मुझे चुप करा देती, ये बोल के कि अभी तो सामने मैं हूं ना, या कुछ और बात करके डाइवर्ट कर देती बात को। वो मुमकिन कोशिश करती कि मैं समंथा को याद ना करूं, लेकिन इंसान हो तो इंसानी जज्बात जरूरी है। कुछ बातों में हल्की तकरार जरूरी है। सिर्फ छतों से घर नहीं होता, दरो दीवार जरूरी है। जब धरती सूनी पड़ जाए, अंबर भी सूना पड़ जाए, कंधे सहलाने को कोई अपने का हाथ जरूरी है। अब देखो दोस्तों,
झूठ क्या बोलना, ज़्यादा बड़बोलापन अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए सच बताऊं तो जब मैंने नोटिस किया कि ये नताशा थोड़ा इंटरेस्टेड सी लग रही है मुझ में, तो मैंने रिया पे फोकस करना ही छोड़ दिया। मैंने उसे भगवान का गिफ्ट मान लिया। हाँ, एक बार ख्याल आया कि दोस्त क्या बोलेगा, फिर अगली बार ख्याल आया कि दोस्त क्या बोलेगा। अब मैं दिन में 3-4 बार कॉल कर ही लेता, फिर कर्टसी में रिवर्स कॉल भी आ जाता 2-3 बार। अब ये 3-4 बार और 2-3 बार का कॉल पूरे दिन में कन्वर्ट होते कहाँ वक्त लगता है। वो पिछले एपिसोड की बात याद है ना आपको, कि वो अगर दिन रात बातें करते रहते हैं तो समझ लो कि इश्क नया नया है, वो अगर बड़े प्यार से गले मिल रहे हैं तो समझ लो कि इश्क नया नया है। कुछ ऐसा ही फिर से। हमें मिले हुए बातें करते महीना भर से ज्यादा हो चुका था। एक दिन मैंने समंथा के बारे में काफी दुख एक्सप्रेस किया, तो बदले में मुझे जवाब मिला कि डोंट वरी, मैं उसको याद नहीं आने दूंगी। मैं समझ नहीं पाया, हंसूं, रोऊं या नाचूं खुशी से। अच्छा, आप सीन देखिए, यहाँ हमारी पूरी खिचड़ी पक के सर्व होने पे आई है और वो मेरा दोस्त अभी भी पुरातन काल में जीवित है। उसको लगता था कि ये तो बहुत प्यारी लड़की है, मैं कॉल करता हूँ तो कितने अच्छे से बात करती है। अब क्योंकि इस लड़की ने उसको इस तरह से कभी कंसिडर ही नहीं किया था, और जब तक वो कंसिडर करती मैंने बीच में थाली बदल दी थी। एक बार ऐसा हुआ कि मेरे दोस्तों ने इसको अपने घर पे फेस्टिवल पे इनवाइट किया, तो बात बात में इसके मुंह से निकल पड़ा कि यतिन को पूछती हूँ फिर प्लान करती हूँ। मेरा दोस्त वाज लाइक, अबे ये भी खेल रहा है क्या इस खेल में, कमीने तूने कब खेला। अब उन्हें क्या बताऊं, सबसे पहला खेल हमने ही खेला। अब कभी किसी बहाने मैं पुणे हो लेता तो कभी वो मुंबई आ जाती, या अगर दोनों को समय होता तो कभी लोनावाला या खंडाला में मिल लेते हैं। दोनों के लिए बीच में पड़ता था लोनावाला और खंडाला। एक तरफ मेरी मुफलिसी की लड़ाई जारी थी, दूसरी तरफ ये कहानी भी अपने हिसाब से आगे बढ़ रही थी। फिर वही सिलसिला, बहुत सारी बेफजूल की बातें होना जिसका कोई सर पैर ना होना। अब वैसे भी दो आवारा लोगों के पास कोई देश का बजट डिस्कस करने का मुद्दा तो सरकार देगी नहीं, तो हमारे अपने ही मुद्दे होते थे जो हल नहीं हो सकते थे। जैसे पुणे मुंबई में ऐसा पब कहाँ है जहाँ कपल को कॉम्प्लीमेंट्री ड्रिंक्स ऑफर होते हैं, किस दिन एंट्री फ्री होती है, अगली मूवी कहाँ देखने चलें, ये जो मूवी है उसकी शूटिंग कहाँ कहाँ हुई है, उसका बजट क्या है, वगैरह वगैरह बड़े बड़े मुद्दे थे हमारे पास। बिना किसी वाद विवाद के ये कहानी आगे की ओर घिसट रही थी। एक बार नताशा मुंबई आई हुई थी तो मेरे घर भी आना हुआ उसका, तो मेरी बहनों ने मुझे साइड में ले जाके पूछा कि भाई ये फाइनल है ना, नहीं तो बेवजह भाभी बोल दिया तो अच्छा नहीं होगा। आई वॉज लाइक, अबे तुम लोगों को एक बात समझ आती है क्या, दोस्त है बे मेरी। अब यार ऐसा है ना, औरतों से तेज नजर तो किसी की होती नहीं। तो मेरी बहन ने तपाक से मुझे पकड़ा, तो फिर वो मम्मी के पैर क्यों छू रही थी, दोस्त की तरह आके चली जाती। हाँ बे, बात तो सही पकड़ी है इसने, साला चेकमेट कर दिया। हाँ हाँ ठीक है, इसमें क्या है, पैर छूने में क्या है। अब छोटी बहन कितनी देर तक लड़ पाती मुझसे, तो मैंने उसी बात का फायदा उठाते उसको चुप करवा दिया। हालांकि आज उसका पति और बेटा दोनों मिलकर उसे चुप नहीं करा सकते हैं, वो अलग बात है। ये सब कुछ बड़ा अच्छा चल रहा था कि कुछ दिनों में उसका MBA का रिजल्ट आया एंड कैंपस से उसने एक FMCG यानी कोल्ड ड्रिंक की कंपनी ज्वाइन की। हमारा एक दूसरे से कोई कमिटमेंट तो नहीं था, ना ही कोई शादी ब्याह की बात थी, बस हंसी खुशी चल रहा था। जॉब लगने के बाद एक बार वो अपने घर यानी पटना गई हुई थी, लगभग 1 महीने के लिए। वहां पर उसने अपने घर वालों से शायद हमारे बारे में बात की। उसके डैड एंड ब्रदर काफी नाराज हुए क्योंकि आउट ऑफ कम्युनिटी था सब कुछ। जितना भयानक रिएक्शन उन्होंने दिया उसका 0% भी समंथा के लिए मेरे माँ बाप ने नहीं दिया था। काफी ज्यादा तमाशा वगैरह भी किया उसके माँ बाप ने, जिसमें मुझे भी कॉल्स करके लड़की से दूर रहने के लिए कहा। मैं ठहरा मुंहफट, मैंने तपाक से कह दिया, जब 4 साल से लड़की को अकेले पढ़ने के लिए भेजा था तब नहीं ख्याल आया आप लोगों को। अब इस वजह से जो बात बननी थी वो और भी बिगड़ गई। खैर, फिर उस दिन से उसके कॉल्स बहुत कम हो गए, यहाँ तक कि उसकी जॉब छुड़वा के उन्होंने उसे वहीं की किसी कंपनी में जॉब करने को कहा। 4-6 महीने में खबर दी कि शादी किसी दिल्ली के बंदे से फिक्स हुई है अगले महीने, और मैं अपोज नहीं कर सकती क्योंकि लोग मानेंगे नहीं।
भाई बात ही समझ नहीं आई। आपने लड़की को पहले अकेले पढ़ने के लिए इतनी दूर भेजा, उसकी मर्जी से। जहां वो अकेले रहती थी उसकी मर्जी से, अकेले खाना बनाती थी, अकेले जिंदगी जीती थी उसकी मर्जी से। अब जब उसको अपना पार्टनर चूज करने की बात आई तो आप अपनी मर्जी डाल रहे हो उस पे और बुरा लग रहा है आपको। खैर अब क्या ही करना है इस बारे में चर्चा। जिसे साथ देना था वो तो शॉपिंग में बिजी हो चुका है, ज्वेलरी और डिजाइनर कपड़ों की। तो ये समझ पाना मुश्किल है कि उसकी मर्जी जीरो थी। मैंने अपनी तरफ से भी कोई खास कोशिश नहीं की। वो क्या है ना कि लोग आंधी तूफान से डरते हैं, हम बस बेमतलब एहसान से डरते हैं। डरते होंगे कोई और जंगे यलगार से, हम तो तीज और रमजान से डरते हैं। आइए आकर के देखिए मेरी मुरादों का कारवां, हाल ऐसा है कि हर एक मेहमान से डरते हैं। खुदा के रुतबे पे एतबार पूरा है, माफ करना इंसानों की झूठी शान से डरते हैं। दोस्तों, क्या आपको अभी भी लगता है कि मैं और नताशा मिल पाए? कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट करके जरूर बताइएगा। हाँ दोस्तों, अगर आपको ये कहानी जरा सी भी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल यतिन राइट्स को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मैं अपनी कहानियों को और भी बेहतरीन बना सकूं। धन्यवाद दोस्तों।